के स्पेशल लाइव स्ट्रीम में आप सबको खुशामदीद। आज का स्पेशल इसलिए है कि हर दफ़ा जो है मैं अकेले बोलता रहता हूँ और काफ़ी अरसे से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था और फाइनली जो है मेरे बहुत ही करीबी दोस्त राज़ी हुए हैं थोड़ा-सा टाइम निकालने पे। कि पाकिस्तान में टाइम का सबसे बड़ा इश्यू ही टाइम का है। इस वक़्त रात के 8 बजे और सारी मसरूफ़ियत छोड़ के आए हैं। तो सबसे पहले तारुफ़ करवा दूँ। मैं हल्का-सा तारुफ़ कराऊँगा और अपना तारुफ़ वो ख़ादिम खुद करवाएँगे। ख़ादिम महबूब साहब मेरे बहुत ही करीबी दोस्त, यूनिवर्सिटी फ़ेलो भी हैं, क्लास फ़ेलो हैं, हॉस्टल में भी इकट्ठे रहते रहे हैं, फ़ाउंड्री इकट्ठे किया है और अब माशाल्लाह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और हेल्थ केयर के टॉपिक पे इनका एक चैनल भी है। तो मज़ीद ओवर टू यू ख़ादिम साहब, आप जो है अपना तारुफ़ हमें बताइए, अपनी अचीवमेंट्स बताइए ताकि फिर हम शुरू कर सकें। बहुत शुक्रिया आमिर भाई कि आपने मौका दिया मुझे अपने चैनल पे आने का। मैं ख़ादिम महबूब मेरा नाम है और मैं इस टाइम एज ए फार्मासिस्ट और एडमिन ऑफिसर प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में मतलब कि गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। ये साथ थोड़ा बहुत चलता रहता है कि हेल्थ टॉपिक को हम डिस्कस करते रहते हैं अपने चैनल पर। आज पहली दफ़ा लाइव आने का मौका मिला है, तो इंशाल्लाह जो क्वेरीज आपकी होंगी या जो हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हुँ, चलें ख़ादिम भाई सबसे पहले तो आगाज़ हम ये करेंगे क्योंकि मैं आजकल खुद भी इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहा हूँ, वेट रिडक्शन को और फ़िटनेस को। आपका चूँकि टॉपिक ही वही है, तो शुरू हम बात वहीं से करेंगे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है रूटीन पे अपनी रूटीन पे हम आ जाएँगे और ख़ादिम भाई वेट लॉस जो है, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि मोटापा किस स्टेज पे मोटापा आता है? और मोटापा बज़ाते खुद बीमारी है या ये सेहत के लिए किस तरह कोई अज़ाब है सेहत के लिए या बस ऐसे बातें बनाई हुई हैं? इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें। मोटापा आने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। कोई भी आपको बीमारी भी उसमें हो सकती है, जैसे थायरॉइड के इश्यूज़ हैं या आपको और बहुत सी मतलब कंडीशंस हैं जब आप थोड़ी बहुत नेग्लिजेंस करते हैं या बाद मेडिसिन्स भी ऐसी हैं जो आपके वेट गेन का बायस बनती हैं। हुँ, हुँ। और ओबेसिटी को अगर हम कहें कि बज़ाते खुद अगर बीमारी ना कहें तो बहुत सी बीमारियों के आने की वजह है कि बहुत से हेल्थ इश्यूज़ जैसे डायबिटीज़, आपके कार्डियक इश्यूज़ इवन कि अगर आप आगे जाएँ तो आपके किडनीज़ भी अफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अगर बताते खुद इसको अगर बीमारी ना कहें तो बहुत सी बीमारियां सिर्फ इस ओबेसिटी की वजह से इस मोटापे की वजह से आप पर हावी होना शुरू हो जाती हैं और एक स्टेज पर आने के बाद आपके लिए इन चीज़ों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा से ही बजाय इसके कि किसी बीमारी के बाद हम कोशिश करें, हमेशा से ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा एक हेल्दी वेट मेंटेन रहे और अपने हेल्थ को हम एड्रेस करते रहें। ज़बरदस्त। अच्छा मैंने ख़ादिम भाई कुछ जो है क्योंकि ये तो टॉपिक बहुत ही लेंथी है, तो इस पे तो मेरे ख़्याल में अगर 48 घंटे भी हम बात करें तो कम है वो। तो मैंने कुछ चीधा-चीधा पॉइंट लिखे हैं, मैं आपकी नज़र वो करूँगा वन बाय वन करके। आप उस पे अपनी माहिराना राय दीजिएगा। अच्छा वेट लॉस जो है हम अब बात करते हैं पर्टिकुलरली वेट लॉस की तरफ कि वज़न कैसे कम किया जाए। अब मैं मेरे जैसा आदमी है, मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ मेरा तकरीबन दिसंबर की पहली तारीख को मेरा वेट था 103.6 103.6 ये बॉडी वेट मैंने उस वक़्त लिया था जब मतलब जो उसका स्टैंडर्ड टाइम है अर्ली मॉर्निंग आफ्टर शावर और खाया-पिया कुछ नहीं है। तो 103.6 और मैंने थोड़ी-सी कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त मैं 99 पे हूँ। अब ये जो है मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा हमें बताएँ कि बेसिक मैकेनिज़्म क्या है वेट लॉस का? वेट लॉस का बेसिक मैकेनिज्म तो ये है कि आप अपनी बॉडी में कैलोरी डेफिसिट पैदा करें। इसके लिए बहुत से आप फ़ॉर्मूलाज़ भी सुनते हैं, बहुत से आप वीडियोज़ में भी देखते हैं कि लोग क्लेम करते हैं कि आपका वज़न इतने दिनों में या 1 महीने में 10 किलो कम हो जाएगा या 1 हफ्ते में आप 5 किलो कम कर लेंगे। ये सबके लिए ऐसा नहीं है। ये जो भी इन चीज़ों को क्लेम करता है वो गलत है, क्योंकि बेसिकली जिस बॉडी में फैट डिपॉज़िट ज़्यादा हैं, उनका फैट लॉस भी ज़्यादा होगा। जब फैट लॉस होगा तब ही आपका वज़न कम होगा। जब फैट लॉस नहीं होगा या फैट आपकी बॉडी में कम है, तो फैट लॉस भी कम होगा। तो एक स्टेज पर आकर आपके लिए वेट कम करना भी मुश्किल हो जाएगा
तो लोग ये समझते हैं कि ये फ़ॉर्मूला मेरे ऊपर असरअंदाज़ नहीं हुआ, इसलिए ये चीज़ें मतलब कि एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। तो वो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं और मतलब कि डिसहार्ट हो जाते हैं किस्म का कि ये चीज़ें या वेट कम करना बहुत ही मुश्किल काम है। हालाँकि वेट कम करना बहुत ही आसान है, सिर्फ़ उसके लिए डिवोशन और अच्छी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और उसको कंसिस्टेंटली अपनाने की ज़रूरत होती है। इ और कुछ चीज़ों को अपना के आप आसानी से अपना वज़न कम कर सकते हैं। सही। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम होता है, जैसे मानिए मैंने वेट कम किया, मैंने कोई बहुत ही ज़्यादा ज़ोर लगा के मैं 90 पे चला गया, जो कि मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है वैसे मौजूदा हालात में, लेकिन लेट्स सी, बंदे को उम्मीद का दामन छोड़ना ही चाहिए। मैं फ़िज़ीक मेरी होगी 90 पे पहुँच गया, 90 के बाद मैं दोबारा मुझे लगा कि मैं वेट गेन कर रहा हूँ, तो उसको कैसे रोका जा सकता है? वो होता बेसिकली क्यों है? ये फिनोमिना बहुत से लोगों के साथ होता है। कह सकते हैं कि मोर देन 80% केसेज़ में ये चीज़ होती है कि आप वज़न कम कर लेते हैं, कुछ अरसे बाद आपका वज़न ऑटोमैटिकली या आहिस्ता-आहिस्ता फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके पीछे भी एक रीज़न है और एक मुकम्मल थ्योरी है। क्योंकि जब आप खाना कम करते हैं या एक्सरसाइज़ से अपनी कैलोरी डेफ़िसिट पैदा करते हैं, तो आपकी बॉडी में बहुत से फिज़ियोलॉजिकल, हार्मोनल और न्यूरोनल फंक्शंस काम करते हैं, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। लेकिन एक स्टेज पर आने के बाद यही मैकेनिज़्म्स दोबारा एक्टिव होते हैं और आपका वज़न थोड़ा-सा बढ़ता है। क्योंकि बॉडी की एक सलाहियत है कि वो एक प्री-डिटरमिनेंटल लेवल्स पर या प्री-डिटरमिनेंटल रेंजेज़ में अपने वेट को मेंटेन रखता है, जो आपकी बॉडी के लिए कह सकते हैं कि मीन रिक्वायरमेंट है कि इससे कम अगर वेट होगा, तो आपकी बॉडी उसको बेयर तो कर लेगी, चीज़ें मैनेज तो हो जाएँगी, लेकिन इस लेवल से कम होना आपके लिए ठीक नहीं है। तो बॉडी उस चीज़ को रेज़िस्ट करती है कि आप ज़्यादा वेट लॉस करते हैं, तो उसको रेज़िस्ट करने के लिए दोबारा अपने लेवल पर लेकर आती है। और यही थ्योरी ये भी बताती है कि इस लेवल के से बढ़ाएगी भी नहीं, जब तक कि आप कोई बेएहतियाती ना करें, जब तक कि आप खुद से वज़न बढ़ने वाले काम ना करें, तो ये जो थ्योरी है या ये जितने भी हमारी बॉडी के मैकेनिज़्म्स हैं, एक सेट पॉइंट से इसको आगे नहीं बढ़ाएँगे और इसी को सेट पॉइंट थ्योरी भी कहा जाता है। सही हो गया। चलें। अच्छा, इसमें एक मेन जो चीज़ है हम लोग करते हैं कि एक्सरसाइज़, हम कहते हैं कि वज़न कम करने के लिए सबसे आसान रास्ता है कि आप भागना शुरू कर दें या आप डंबल उठाना शुरू कर दें। तो इसमें किस हद तक सच्चाई है? सबसे आसान और सबसे जो इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज़ है ना, वो सिंपल वॉकिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग आप इसको कह सकते हैं कि आप 10 से 15 मिनट में अगर एक मील करते हैं या एक करते हैं, तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा अगर आप जल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप इससे ज़्यादा इंटेंसिव एक्सरसाइज़ भी कर सकते हैं। लेकिन जितनी एक्सरसाइज़ आप करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। लेकिन इतनी ना करें कि आपकी बॉडी 2 दिन के बाद जवाब दे दे। और आप किसी काम के काबिल ना रहें और फिर आप 2 दिन एक्सरसाइज़ करने के बाद फिर आप एक्सरसाइज़ करना ही छोड़ दें कि मैं तो एक्सरसाइज़ कर नहीं सकता या ये रूटीन मेरे लिए नहीं बनी। आप बेशक थोड़ी एक्सरसाइज़ करें, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली करें, रेगुलरली करें और अपनी लाइफ़ का हिस्सा बनाएँ कि आपकी रूटीन इस कि आप खाना खाते हैं, छोड़ दें, लेकिन ये चीज़ आपकी ज़िंदगी से ना जाए, तो फिर आप एक हेल्दी वेट आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम मिकदार आपकी है कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन, 30 दिन के लिए 30 मिनट के लिए आप रेगुलर वॉक करें। वॉक से मुराद ब्रिस्क वॉकिंग भी हो सकती है, अगर आपकी बॉडी इजाज़त देती है तो आप भाग भी सकते हैं। बार-बार मैं यही कहूँगा कि जिस चीज़ को आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सके और उसको आप रेगुलरली कर सकें, तो उस चीज़ से स्टार्ट करें। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हुँ, हुँ। चलिए, ये तो ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, इसमें जो है एक मेन चीज़ हम सुनते हैं कि डाइटिंग कर रहे हैं हम आजकल, अक्सर लोग कहते हैं कि हम डाइट प्लान पे हैं वेट रिडक्शन के लिए। तो जो डाइट प्लान्स हैं ये कितने इफ़ेक्टिव होते हैं? और जो मेन इसमें पूछने वाली बात है कि आया कि कोई डाइट प्लान करना भी चाहिए, जैसे कीटो डाइट्स हैं या इस किस्म के डाइट प्लान इख्तियार करने चाहिए,
या कोई आप और इसके अगेंस्ट कुछ और मशवरा देना चाहेंगे? अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न बहुत जल्दी कम हो जाए या जैसे लोग क्लेम करते हैं कि 1 महीने में हम आपको इतना वज़न कम करके दे देंगे, तो आप इसको अपना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत भी ठीक रहे, आपकी बॉडी इनके एडवर्स इफ़ेक्ट से भी बची रहे और आहिस्ता-आहिस्ता अपना वज़न कम कर सकें, तो उसके लिए आपको कोई डाइट प्लान अपनाने की ज़रूरत नहीं। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, रेगुलरली कम कर सकते हैं। क्योंकि डाइट प्लान अपनाएँगे, आपको कोई भी डाइट प्लान महीने का मिलेगा या 2 महीने का मिलेगा, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? आपके पास आगे तो उस डाइट प्लान को अपनाने के लिए कुछ नहीं है। फिर आप नेग्लिजेंस की तरफ भी जाएँगे, फिर आप बद-एहतियाती की तरफ भी जाएँगे और फिर आपको उसके मतलब कि दोबारा आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कुछ डाइट प्लान ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव किस्म के होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर सख्ती एक किस्म का की जाती है कि आपने ये छोड़ दें, तो आपका वज़न अचानक से कम होता है, जो हमारी सेहत के लिए नुकसान का बायस बनता है और आपको उसमें चक्कर आना, डिज़ीनेस और बहुत सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। इसलिए अगर डाइट प्लान बनाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, फिर तो ठीक है। अगर आपने लॉन्ग टर्म अपनी सेहत अच्छी रखनी है, तो वो तमाम चीज़ें जो आपको आसानी से वज़न कम करने में हेल्प कर सकें, आपका थ्रू आउट आपके साथ चल सकें, उनको अपनाने की कोशिश करें और अपने वज़न को आहिस्ता-आहिस्ता कम करने की कोशिश करें। सही, वैसे मेरा अगला सवाल यही था जिसका आपने ऑलरेडी जवाब दे दिया है कि एब्रप्टली वज़न वेट लॉस करना ज़्यादा हेल्दी है या उसे आहिस्ता-आहिस्ता, स्लो एंड स्टेडीली किया जाए, लेकिन माशाल्लाह आपने ऑलरेडी इसका जवाब दे दिया। इसमें एक चीज़ होती है डाइट प्लान्स जब करते हैं, मैं खुद भी कुछ हल्का-फुल्का फ़ॉलो कर रहा हूँ। तो इसमें हम करते हैं चीट डेज़ होते हैं कि हफ़्ते में 1 दिन जो है कुछ अच्छा-सा खा लिया। तो उसकी कोई अफ़ादियत है डाइटिंग के दौरान या उसके उल्टे नुकसानात हैं या बस वो क्या क्या कहते हैं दिल की तसल्ली को गालिब ख़याल अच्छा है? ये क्या इसकी हकीकत क्या है ज़रा आप हमें बताइए? ये बात जो आपने की ना आखिर में दिल की तसल्ली वाली बात, ये सिर्फ़ दिल की अच्छा। तसल्ली के लिए है। क्योंकि ये चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए कि वेट लॉस एक लाइफ़ लॉन्ग कमिटमेंट है, जिसके लिए आपको पूरी ज़िंदगी या अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो और उस हेल्दी वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आपको पूरी ज़िंदगी इन चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ेगा। थोड़ी-सी भी बात एहतियाती करेंगे, तो आपकी चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाएँगी। और इस कमिटमेंट में कोई वेकेशन नहीं है, कोई हॉलिडे नहीं है। लेकिन अगर कोई सेलिब्रेशन करनी है, पार्टी है, किसी फंक्शन वगैरह में जाना है या किसी का बर्थडे वगैरह आ गया है, तो उसमें आप जा सकते हैं। अच्छी तरह से खा-पी भी सकते हैं। लेकिन इसको चीट डेज़ के तौर पर मनाना और हफ्ते में हर दफ़ा ही मनाना या पार्टीज़ भी इस तरह से हों कि हफ्ते में 3 दिन पार्टीज़ आ गई हैं, तो आप कहें जी पार्टीज़ में तो मैं जा सकता हूँ, 3 दिन पार्टीज़ आ गई, 3 दिन मैं खा लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे भी जाएँ, जो भी खाएँ, लेकिन आप अपने गोल को ज़हन में रखें कि मैंने अपना वज़न मेंटेन रखना है या कम करना है। ज़्यादा मुश्किल वज़न को मेंटेन रखना है, कम करना इतना मुश्किल नहीं है। उसको मेंटेन रखना ज़्यादा मुश्किल है और मेंटेन रखने के लिए आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा। जी, जी। माइंडफुल रहने के लिए आप जहाँ पे भी जाएँगे, जिस गैदरिंग में जाएँगे या जिस पार्टी वगैरह में भी जाएँगे, गोल आपके सामने होना चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूँ, मेरे लिए कितना ये हेल्दी है या इसकी इतनी मिकदार खाने से मेरी बॉडी पर इसके क्या असरात हो सकते हैं। सही। अच्छा इसमें एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने माशाल्लाह काफ़ी बताई हैं इसमें और ऐसी आपने चीज़ें बताई जो पहले से नहीं था पता। आपकी बातों से मुझे एक वो मीम याद आ गई कि हम दोस्तों में भी शेयर करते रहते हैं कि एक खातून ने पीछे वो अख़बार लगा हुआ है टेबल पे खानों का और उसपे कैप्शन दी हुई है सेल्फी खींच के कि 1 पाउंड वज़न कम होने की खुशी की दावत। तो तो वही चीज़ ही तकरीबन आपने बयाँ की है। तो इसमें जो है लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ क्या करने होते हैं, जो प्रैक्टिकल स्टाइल चेंजेज़ हों? मतलब बुकिश ना हो, ऐसे ना हो कि ना कोई भी ना कर सके, बस बात करने के लिए अच्छे लगें या चैनल की व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए अच्छे लगें, बल्कि प्रैक्टिकल हों। अब ये लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ ऐसी हैं जो मैं बार-बार बात कर रहा हूँ कि लाइफ़ लॉन्ग कमिटमेंट है, लाइफ़ लॉन्ग आपको चीज़ों को ज़हन में रखने की ज़रूरत है। तो ये वो बेसिक सी चीज़ें हैं, जो हम में से हर शख्स कर सकता है, अगर वो कमिटेड है अपना वज़न को कम करने के लिए।
उसमें सही। यही है कि शुगर को कम किया जाए। अगर शुगर का इस्तेमाल करना है तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें खाई जाएँ। बजाय इसके कि आप प्रोसेस्ड चीज़ें इस्तेमाल करें या व्हाइट राइस बिल्कुल ही इस्तेमाल करें, उसकी बजाय वही। खादिम भाई आपका शायद राब्ता थोड़ा-सा इंटरनेट की सुस्ती का शिकार हो गया। वही। तो खादिम भाई जो ही हमारे साथ आते हैं तो इंशाल्लाह दोबारा मिल लेते हैं। इतनी देर में हम देख लेते हैं कि हम ओए! सवाल तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। अदील भाई ने कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अदील भाई अवेटेड सेशन आफ्टर अ ब्रेक, वेलकम टन चलें। जी, बिल्कुल मच अवेटेड था, काफ़ी अरसा हो गया था। 1 हफ्ता दरमियान से छुट्टी की। जी, खादिम भाई, आप दोबारा ऑनलाइन हैं हमारे साथ। ये है कि आप शुगर का इस्तेमाल कम करें, कॉम्प्लेक्स का ज़्यादा करें। कि हिंद वाली चीज़ें हैं, जौ है, चाहे इसका दलिया है या इनका मिक्सचर जैसे मल्टीग्रेन आटा अवेलेबल होता है, वो इस्तेमाल करना शुरू करें, व्हाइट राइस से बचें। आलू है, उससे बचने की कोशिश करें और इसके बाद प्रोसेस्ड चीज़ों से तो बिल्कुल ही अपने आप को अलहदा कर दें। ये जंक फूड्स हैं या अल्कोहल जैसे बाज़ लोग करते हैं, तो उससे भी बचने की कोशिश करें। एक्सरसाइज़ को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएँ। कम करें या ज़्यादा करें, लाज़मी करें और डेली करें। हम सर्दियों में खुद भी बहुत उसमें नेग्लिजेंस करते हैं, वो है हमारे हाइड्रेशन लेवल्स। पानी का इस्तेमाल प्रॉपरली करें। ये भी एक मिथ है कि 8 से 10 गिलास पानी पीना ज़रूरी है। आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड है, वो आप पानी पी सकते हैं, वो 10 से ज़्यादा भी गिलास हो सकते हैं। आपकी हाइड्रेशन मेंटेन रहेगी, तो आपको भूख भी कम लगेगी और बहुत से डाइजेस्टिव इश्यूज़ का भी आप शिकार नहीं होंगे। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि हमें फीलिंग होती है कि हमें भूख लग रही है, हालाँकि वो भूख नहीं होती, हमें जस्ट प्यास लग रही होती है। लेकिन फीलिंग इस तरह से आ रही होती है कि हम मुख्तलिफ किस्म के जंक फूड की तरफ, मुख्तलिफ किस्म के स्नैक्स की तरफ हमें क्रेविंग हो रही होती है। अगर हम उस टाइम पानी पी लें, तो वो क्रेविंग्स भी खत्म हो जाएँगी और हम अनड्यू खाने से भी अपने आप को बचा लेंगे। इसके अलावा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप उनके जूस इस्तेमाल करें। जूस हेल्दी ज़रूर होते हैं, लेकिन जूस में फाइबर नहीं होता और बहुत सी एसेंशियल चीज़ें हैं, वो जूस में नहीं आ सकती। इसलिए अच्छा। जूस होल फूड का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। हुँ, हुँ। नहीं खादिम भाई ये और तो मैंने भी ये ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हर बंदा ही अपना सकता है। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ये हमारे सिर्फ़ ज़हन की बात है कि ये मैं ऐसा करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाएगी या मैं भूखा रह जाऊँगा, ये सिर्फ़ समझाने वाली बातें हैं। अगर आप कमिटेड हैं, अपने आप को समझा सकते हैं, तो ये चीज़ें करना बहुत आसान है। जी, बिल्कुल, ये तो मैंने भी एक न्यूट्रिशनिस्ट को सुना था और वो ये कह रहे थे कि हम जो मिल्क शेक बनाते हैं या स्मूदीज़ बना के पीते हैं, वो खुशनुमा तो बहुत होती हैं और देखने में यही होता है कि हम हेल्दी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली आपका शुगर लेवल डायरेक्टली शुगर लेवल बॉडी में बढ़ा रहे होते हैं और आपका वेट गेन करने में वो सबसे जो मेजर फैक्टर है, वो ये स्मूदीज़ भी हो सकती हैं। अच्छा, अगला मेरा सवाल ये है कि तरह-तरह के सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं। वेट रिडक्शन के लिए उसमें कैटेगराइज़ किया हुआ है कि कुछ जी आपका वाटर वेट कम कर रहे हैं, कुछ फैट बर्नर हैं या कुछ फैट को अब्ज़ॉर्ब नहीं करते। ऑर्लिस्टेट एक एग्ज़ाम्पल है, ज़ेनिकल के नाम से वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है और काफ़ी और सप्लीमेंट भी हैं। तो उनके मुतालिक आपकी माहिराना राय क्या है? कोई भी सप्लीमेंट एक्स-वाई-ज़ेड है, तो क्या उनको करना चाहिए यूज़ या क्या आप कहते हैं? अब कोई भी मेडिसिन है या कोई भी सप्लीमेंट है, जैसे आपने ऑर्लिस्टेट के सा एग्ज़ाम्पल दी है, जी, जी। जब आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़ाहिर है साइड इफ़ेक्ट्स भी साथ आएँगे। क्योंकि एक लेवल तक वो बॉडी में अब्ज़ॉर्ब होंगे, उससे ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब नहीं हो सकते। और अगर मेरा मशवरा आप लेते हैं, तो आपको वेट लॉस करने के लिए किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं। ओके, खादिम भाई से फिर राब्ता हमारा मुनक़ते हो गया। तो हम अपनी लाइव चैट की तरफ आते हैं। भाई नहीं। अच्छा, सलार अली व्लॉग्स अस्सलाम वालेकुम और भाई फर्स्ट वेलकम इन योर वालेकुम सलाम भाई, बहुत शुक्रिया।
शुएब ज़ई साहब ने अस्सलाम वालेकुम कहा। वालेकुम सलाम शुएब साहब। आमिर भाई प्लीज़ थ्रो सम लाइट ऑन नॉर्वे फार्मेसी टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट। अ, शहज़ादा साहिब, ये जो फार्मेसी टेक्नीशियन है इसकी रिक्वायरमेंट सिंपल है। आप अल्टिन वेबसाइट खोलें और वहाँ पे अप्लाई कीजिए चुप करके अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ। सेम डॉक्यूमेंटेशन है जैसे आप फार्मासिस्ट को चाहिए या डॉक्टर्स को चाहिए, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, उनके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वही ही उनके लिए है, फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए। और वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए, सिलेक्ट कीजिए फार्मेसी टेक्नीशियन, और जब लाइसेंस आ जाएगा तो उसके बाद जो है फिर आगे की कहानी हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई नॉर्वे पहुँच के जो पुलिस अपॉइंटमेंट होती है, इसमें क्या होता है? शुएब ज़ई साहब हैं ये सवाल करने वाले। शुएब साहब, इसमें ये होता है कि आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, आपकी पिक्चर ली जाती है, और जब आपको वीज़ा इश्यू किया जाता है पासपोर्ट पे, वो 1 महीने के लिए होता है। उस 1 महीने के अंदर-अंदर आपने रेज़िडेंस परमिट लेना होता है, और वो आपको रेज़िडेंस कार्ड बना के देते हैं, और वो रेज़िडेंस कार्ड जो है आपका थ्रू आउट सारी शेंजन एरिया के लिए आपका एंट्री परमिट होता है। When Pakistani pharmacist apply for visa first time with family, what should be the bank statement? बैंक स्टेटमेंट गालिबन 3,40,000 करोड़ है, उसके इक्विवेलेंट अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में पड़ी होनी चाहिए। अच्छा, और खादिम भाई आप दोबारा शायद ऑनलाइन हो गए हैं, लेकिन डिस्टॉर्शन है थोड़ी-सी। अच्छा, मरियम मुस्तफ़ा साहिबा हैं, उन्होंने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम। आपने लास्ट टाइम फेसबुक ग्रुप्स क्या बताया था जिनसे आपको अकोमोडेशन अरेंज करने में मदद मिली? तो काइंडली उनका बता दीजिए। वो यही है कि रेंट अपार्टमेंट इन ओस्लो करके है एक। ओस्लो अ, ओस्लो अपार्टमेंट है, फिर इसी तरह क्रिंगशो स्टूडेंट हाउसिंग है, और नूरबर्ग स्टूडेंट हाउसिंग है। इस तरह आप करेंगे ना ओस्लो हाउसिंग करके, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपके सामने ग्रुप खुल जाएँगे। आप उनको उनमें ऐड हो सकती हैं। मोहम्मद ज़ैन साहब हैं, वी हर्ड दैट वीज़ाज़ आर बीइंग ग्रांटेड इन दिस मंथ, दैट इज़ गुड थिंग। जी बिल्कुल, वीज़े आना शुरू हो गए हैं। वीज़े आना नवंबर से शुरू हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि अ, अच्छा साइन है ये। खादिम भाई, आपको आवाज़ आ रही है? जी, असल में आपकी तरफ से डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा है। तो अब हालात ऐसे ही हैं। हाँ, अब कुछ बेहतर हालात हैं। अच्छा, लास्ट चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हार्मोन्स जो हैं, तो कौन से हार्मोन्स हैं जो फैट बर्न करने में या वेट रिडक्शन में मददगार होते हैं? हार्मोन्स आपकी बॉडी में 3 मेन ऐसे हार्मोन हैं जो आपके वज़न से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। उसमें इंसुलिन है, कॉर्टिसोल है और लेप्टिन है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो बॉडी में ग्लूकोज़ को जूसवे वज़न में हेल्प करता है। अगर एक्सेस शुगर्स होंगी तो वो फैट डिपॉज़िट की शक्ल में कर जाएँगी। शुगर्स खाने से आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल्स बढ़ते हैं जो उसको यूज़ करने में के लिए बढ़ते हैं। ज़्यादा शुगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इंसुलिन पैदा होगी। इंसुलिन ज़्यादा पैदा होगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का बायस बनेगी, जिसकी वजह से वो इंसुलिन बॉडी में मौजूद ग्लूकोज़ रिस्पॉन्ड नहीं करेगी और बॉडी को ये लगेगा कि बॉडी में ग्लूकोज़ नहीं है। हालाँकि शुगर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो एक्सेस शुगर जो है फॉर फैट डिपॉज़िट की शक्ल में जमा होना शुरू हो जाते हैं और वज़न बढ़ने का वो बायस बन सकते हैं। दूसरे नंबर पे लेप्टिन है, जिसको हम इनकी भूख का हार्मोन भी कहते हैं, जो हमारी भूख को कंट्रोल करता है। इसका भी सेम इसी तरह से ही मैकेनिज़्म है कि ये भूख के सिग्नल ब्रेन को भेजता है कि आपकी भूख कम हो गई है, आप खाना छोड़ दें। ज़्यादा खाने से या बार-बार स्टार्चेज़ या शुगर्स खाने से ये भी सिग्नल्स भेजना कम कर देते हैं, जिसको हम लेप्टिन रेजिस्टेंस भी हुँ, लेप्टिन रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है। और लेप्टिन रेजिस्टेंस की वजह से भी हम ओवर ईटिंग करेंगे तो बॉडी में सिग्नल्स नहीं आएँगे। हम ज़्यादा खाने का बायस बनेंगे तो वो फिर वज़न बढ़ने का बायस बनेगा। तीसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं।
तो शुगर के खाने की वजह से या हमारी स्लीप के कम होने की वजह से या एक्सरसाइज ना होने की वजह से और स्ट्रेस के बढ़ने से इसके लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब कार्टिसोल के लेवल बढ़ते हैं तो वो भी ओवर ईटिंग का बायस बनते हैं। सेम उसी तरह से ओवर ईटिंग होगी तो वो वजन बढ़ने का बायस बनेगी। इसके अलावा और बहुत से हार्मोन्स हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से अफेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन मेनली ये 3 हार्मोन्स हैं जो डायरेक्टली हमारे वजन से लिंक्ड हैं और वजन में बढ़ने का या अगर हम उसके अगेंस्ट कोई काम करते हैं तो वजन कम करने का बायस भी ये बन सकते हैं। दूसरा सवाल जो रह गया था वो विटामिन्स वाला। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सारे ही मतलब कि B1, B2 और B6 या B12 जितने भी हैं ये मुख्तलिफ तरीकों से बॉडी फंक्शंस पे अफेक्ट करते हैं और बॉडी में ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं। वजन कम करने में ये हेल्प कर सकते हैं, आप स्पेशली वजन कम करने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे विटामिन डी है जो कैल्शियम के साथ मिलके वजन कम करने का बायस बनता है, क्योंकि बहुत से लोगों में जिनका वजन कम है देखा गया है कि विटामिन डी के लेवल ज्यादा होते हैं। इसलिए आप वजन कम करने के लिए सिर्फ विटामिन डी जो सूरज से हासिल हो रहा है वो आपकी बॉडी के लिए काफी है, उसके लिए भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। चाहे तो एक टैबलेट कैल्शियम के साथ जो विटामिन डी है वो आप खा सकते हैं, अदरवाइज आपको किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। इसके अलावा विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो वजन कम करने में हेल्प कर सकता है कि वर्कआउट के बाद जो फैट बर्निंग कैपेसिटी बॉडी की बढ़ जाती है, उसमें भी देखा गया है कि जिनके विटामिन सी के लेवल्स प्रॉपर होते हैं, विद इन रेंज होते हैं, तो वो 30% उनकी फैट बर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है वर्कआउट के बाद। जिनमें विटामिन सी के लेवल्स कम होते हैं या प्रॉपर नहीं होते तो उनमें ये कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वेट लॉस का प्रोसेस भी स्लो हो सकता है या मतलब कि खत्म हो सकता है। इसलिए अगर आप सिर्फ वजन कम करने के लिए सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो उसके चले। हम्म दोबारा खादिम भाई ऑफलाइन हो गए। अच्छा, नहीं तो खादिम भाई इसमें फिर ये सवाल बनता है कि क्या हम पोस्ट वर्कआउट जैसे वर्कआउट करने के फौरन बाद अगर विटामिन सी ले लें तो क्या वो इफेक्टिव होगा? वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में जाके अभी ऐसे कोई इंजेक्शन आप लगा रहे हैं और डायरेक्ट आपके ब्लड में चला जाएगा और जहां पे उसकी जरूरत है वहां पहुंच जाएगा, तो उसको पहुंचने में भी टाइम लगेगा। और बहुत सी चीजें जब आप फ्रूट्स खाना शुरू करेंगे या गलत मतलब कि गलत या नुकसानदेह चीजों से बचने की कोशिश करेंगे तो वो उनके लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएंगे। वेट लॉस आपका होगा, फैट आपकी बॉडी में कम होना शुरू हो जाएंगे तो विटामिन डी के लेवल्स भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फैट में ही डिपॉजिट होता है ना विटामिन डी। जी, जब जी। फैट बॉडी में कम होंगे तो वो विटामिन डी आप सनलाइट से भी अगर उसको ले लेते हैं, जैसे मैंने बताई है कैल्शियम की विटामिन डी के साथ वो इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। बाकी ये लाइफस्टाइल चेंजेस करने से, एक्सरसाइज करने से, अपने स्लीप क्वालिटी को बेहतर करने से आप आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट डाइट अपनाने की जरूरत नहीं है, कोई इंटेंसिव एक्सरसाइज की भी जरूरत नहीं है। ज़बरदस्त हो गया क़ादिम भाई, ये तो आपने माशाल्लाह बहुत बड़े दरिया को कूज़े में बंद कर दिया आज। और मैं इसलिए चूँकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुज़र रहा हूँ वेट रिडक्शन के, तो काफ़ी जो टिप्स हैं स्पेशली विटामिन सी के हवाले से, विटामिन डी तो ज़ाहिर है यहाँ पे सूरज की ज़रा किल्लत होती है सर्दियों में ख़ासकर, तो उसके लिए हम मछली खाते रहते हैं या कभी-कभार विटामिन डी के सप्लीमेंट यूज़ कर लिए। लेकिन उसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स तो माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो पाए जाते हैं और वो अपनी डेली डाइट का हिस्सा भी बनाया हुआ है, तो इंशाल्लाह इन तमाम टिप्स को मैं लागू करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद मुझे यही है, वैसे मेरा जी, जी, आप कुछ कह रहे ये थे? तमाम वो चीज़ें हैं जो हाँ, जो दूर से देखने में समझ में नहीं आती। अब ये जब खुद मैंने चीज़ें देखी हैं, खुद अपनाई हैं, तो फिर लगा है कि ये बहुत आसान काम है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है ना कि जिस इंसान के लिए चंद लुक़्मे ही काफ़ी हैं, जो उसकी कमर को सीधा करें। हमें दूर से ये लगता है कि ये चीज़ भी मैं छोड़ दूँ, ये रोटी खाना भी छोड़ दूँ, चावल खाना भी छोड़ दूँ, तो मैं तो मतलब भूखा रहूँगा या मेरा वज़न कम हो जाएगा। ये 2 से 4 दिन की बात है। जब आपकी बॉडी इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेती है, तो आप आसानी से इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। फिर आपको फीलिंग भी नहीं आती।
आपको मतलब भूख भी आपकी कम हो जाती है, आपको उस तरह से क्रेविंग्स भी नहीं होती कुछ दिनों के बाद। तो इन चीज़ों को सिर्फ कुछ दिन के लिए अपने दिल को समझाने की ज़रूरत है और आसानी से आप अपनी लाइफ़ को यानी कि लाइफ़ मतलब थ्रू आउट लाइफ़ हेल्दी वेट को मेंटेन रख सकते हैं। ज़बरदस्त फ़ातिमा भाई, आपने माशाल्लाह आज बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई। आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने टाइम निकाला और हमें टाइम दिया, और बाकी हम हर हफ़्ते वही बातें करते रहते हैं, वो एक ही बात जो है वो रिपीट करते रहते हैं हम लोग सारे मिलके। वो मैं हम मुझे सुनने वाले हैं, वो भी आ जाते हैं अपना टाइम कीमती वक़्त से टाइम निकाल के। तो सेम क्वेश्चंस और सेम जो है डिस्कशन हम बार-बार तकरीबन पिछले 3 महीने से हर हफ्ते बार-बार चला रहे हैं कि नॉर्वे के लिए अप्रूवल कैसे लेनी है, ऑथराइज़ेशन कैसे लेनी है, वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, हाउसिंग के लिए क्या-क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, वीज़े अभी तक क्यों नहीं लग रहे, देर क्यों हो रही है, बैंक स्टेटमेंट क्या चाहिए, यहाँ पे आके जो है ना कैसे-कैसे ज़ाहिर है लोगों की क्वेरीज़ होती हैं। तो आज ज़रा मैं सोच रहा था थोड़ा-सा जो है डिफरेंट किया जाए। हमारे कुछ लिसनर्स हैं रेगुलर, उनसे भी मैंने बात की कि अगर वो कोई इंटरेस्टेड हो तो किसी ने जो है ना हाथ नहीं पकड़ा है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास टाइम था। तो खालिद भाई लास्ट चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, आपने माशाल्लाह मेरी पूरी क्लास में से आप एग्ज़ाम्पल हैं। इसीलिए मैंने आपसे ये टॉपिक डिस्कस करना चाहा। उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी अपनी हैबिट्स थी, दूसरी वजह आप ये चैनल भी चला रहे हैं। तो थोड़ा-सा आप मुझे सिर्फ़ इतना बता दें कि आपका करंट वेट कितना है? मेरा इस टाइम 63 के राउंड अबाउट होगा। 63। और मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता क्योंकि ग्रेजुएशन में भी मेरा 74-75 होता था। तो मतलब कुछ माशाल्लाह। अर्सा मेरा वेट रहा, ये भी 66, 67 रहा, तो वो भी काफ़ी अर्सा मतलब कि रहा। लेकिन मुझे लगा कि भई मैं वज़न इतना हो कि आपकी जो बीएमआई है, वो मीन में कम से कम होना चाहिए। मतलब 21, 22 या 20 तक होना चाहिए। वही बात है, इससे कम करेंगे तो बॉडी इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। आप फोर्सफुली कर लेंगे, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रहेगा। आप उतनी हुँ, एफर्ट करें जिसको आप लाइफ लॉन्ग लेके जा सकें। बिल्कुल। तो उसके उसी हिसाब को से मैंने ज़हन बनाया कि भई 63, 64 मेरे लिए सफिशिएंट है। इतने तक लाके मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6 के 8 महीने होने वाले हैं कि मतलब 63, 64 पे स्टेबल है। हाँ, क्योंकि अगर इस चीज़ को देखा जाए तो लास्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई थी, तो माशाल्लाह खाना-पाना भी हमने बाहर से वो दावतें उड़ाई थी, तो उसका बिल्कुल भी कोई असर अभी तक मुझे तो दिखा नहीं उस दावत का असर कि वज़न पे पड़ा हो। माशाल्लाह आपकी लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ आपने इतने बात पॉज़िटिव किए हुए हैं। वही है बात वही है कि जहाँ पे भी जाएँ, आप चीज़ें अपने गोल को ज़हन में रखें कि मैं आज ये खा रहा हूँ, तो मैंने इसको मैनेज किस तरह से करना है। बिल्कुल, चीज़ें हमारे अपने कंट्रोल में हैं, तो हमने ही इनको मैनेज करना है। एक वक़्त पे खा लिया ज़्यादा तो आपने उसको फिर ये देखना है मैं इतना खाऊँ कि जिसको मैं जितनी जल्दी हो सके मैनेज कर सकूँ। आप बिल्कुल, ज़्यादा खाएँगे तो उसको मैनेज करने में भी आपको एफर्ट ज़्यादा लगेगी। बिल्कुल, तो ऐसा ही है। इसलिए आप सोच समझ के ये माइंडफुल ईटिंग मतलब बहुत बड़ी चीज़ है कि आप जो भी खाएँ, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है, इसके ग्लूकोज़ कंटेंट या ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कितना है, इसमें कैलोरीज़ कितनी है, आपकी हेल्थ के लिए किस हद तक ये बेनिफिशियल है या किस हद तक ये नुकसान का बायस बन सकता है। तो फिर आप इसको लाइफ लॉन्ग लेके जा सकते हैं और इसको फिर मतलब कि वेट को मैनेज करना आसान होता चला जाएगा। बहुत ज़बरदस्त। खालिद भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने टाइम निकाला अपनी मसरूफ़ियत से, और आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाल्लाह मैं अब ये सेशन एंड करने लगा हूँ, तो आपसे मुलाकात हमारी तो होती रहेगी। तो यहाँ पे इस प्लेटफ़ॉर्म में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। एक सवाल मैं करना चाहूँगा मतलब जी, जी, आपके बिल्कुल। टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल मैं करना चाहूँ अच्छा, बिल्कुल, ज़रूर कि सर, ज़रूर। अगर फैमिली के साथ बंदा मूव होना चाहे एट जी, वन्स तो वो फिर किस तरह से हो सकता है? क्योंकि एट वन्स वहाँ जाना तो प्रॉब्लम है, ज़ाहिर है बच्चों के साथ खुद तो बंदा अकेला बंदा तो किसी भी तरह से गुज़ार सकता है। बिल्कुल। मतलब कि वो कहीं पे भी सो जाएगा, कहीं पे भी बैठ जाएगा, कहीं पे भी खा पी लेगा। बच्चों के साथ एट वन्स जाना कितना मुश्किल हो सकता है या वो बेनिफिशियल है या नुकसान का बायस बनेगा या ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएँगे? उस बारे में ज़रा बताएँ मुझे। खादिम भाई, सबसे पहले तो ये है कि हमारी ऐज के लोगों का बेनिफ़िट ही यही है कि बीवी बेगम बच्चों के साथ ही मूव करें।
अकेले तो बिल्कुल मूव ना करें, सबसे उसके एक्स-वाई-ज़ेड मतलब मैं 72 रीज़न बता सकता हूँ उसके। सबसे बड़ा भी रीज़न यही है कि मेंटली बंदा फ़ोकस्ड रहता है। अच्छा, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अब इस चीज़ को किया कैसे जाए? उसे उसका तरीकाकार ये है कि जब भी हम अगर हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल के हिसाब से बात करें, हमारे जब लाइसेंस आ जाता है तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए हम लोग जाते हैं वीएफएस में, मेजॉरिटी लाहौर में जाती है, कराची और इस्लामाबाद भी ऑफ़िसेज़ हैं। तो वहाँ पे अपना और फैमिली का, बेगम और बच्चों का उसी वक़्त जमा करवाना है और जब एप्लीकेशन टाइप करनी है, अपने लिए एज़ अ स्टडी परमिट हमने टाइप करना है, अप्लाई करना है और बेगम बच्चों के लिए फैमिली इमिग्रेशन। और उसमें जब वो सवालनामा पूछते हैं तो उसमें सिलेक्ट किया जाता है कि जो रेफ़रेंस पर्सन है वो स्टूडेंट है। ख़ैर ये तो टेक्निकल बात हो गई, लेकिन इकट्ठे ही वीज़ा अप्लाई करना है, उससे फ़ायदा ये होगा कि वीज़ा जल्दी आएगा। जल्दी मीन्स कि ज़ाहिर है पहले वीज़ा आएगा रेफ़रेंस पर्सन का, जो हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल है उसका, उसके हफ़्ता बाज़ केसेज़ में हफ़्ते बाद आया, बाज़ केसेज़ में महीने बाद आया। मेरे केस में 3 महीने बाद आया था। तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ढाई 3 महीने से ज़्यादा अ, फैमिली के वीज़े को टाइम नहीं लगता। अब जब सारे वीज़े आ जाते हैं, तो एट वन्स मूव करने में ये है इसमें थोड़ा-सा मैं मशवरा ये दिया करता हूँ कि पहले जो है, रेफ़रेंस पर्सन जो है, जो हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल है, अगर तो वो मेल है, तो वो पहले तशरीफ़ ले आए। पहले तशरीफ़ लाने का फ़ायदा ये होगा कि अकोमोडेशन वो अच्छी देख लेगा मुनासिब, जहाँ पे उसको यूनिवर्सिटी भी करीब पड़ती हो, बच्चों का स्कूल है, बाकी सहूलियात भी हैं और मसाजिद का क्योंकि उस में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है, हर जगह पे और हर मसलक की मसाजिद आपको मिल जाएँगी, उसमें ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि मसलक का भी इख्तिलाफ़ नहीं है। उसों से बाहर जाएँगे तो मसाजिद ज़रूर मिलेगी, लेकिन मसलक के हिसाब से वो फिर आपको थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन ओस्तों में अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला भी नहीं ये प्रॉब्लम भी नहीं है, हर मसलक की मसाजिद है। तो इन सारी चीज़ों को देख के जो है, ऐसी जगह पे मकान लेना फैमिली के हिसाब से। तो वो मुझे ये लगता है कि आपके तकरीबन 1 महीने के अंदर-अंदर ये चीज़ें कर लेनी चाहिए, वो थोड़ा-सा स्ट्रेस कम रहेगा। लेकिन ऐसे एग्ज़ाम्पल बहुत हैं जिन्होंने इकट्ठे ही मूव किया है, बेगम, बच्चे और मियाँ, ये एक ही फ्लैट पे आए हैं और उनको ठीक है शुरू में थोड़ा-सा स्ट्रेस हुआ है। उसका आसान तरीन हल ये है कि कोई भी आप नॉमिनल सा होटल बुक कर लें। वहाँ पे आप इतना बजट रखें कि तकरीबन हफ़्ते से 10 दिन जो है, आप वहाँ रह सकें और उस हफ़्ते 10 दिन में आपका टोटल फ़ोकस यही होना चाहिए कि आप घर कैसे ढूँढ लें। तो ये थोड़ा-सा नहीं, स्ट्रेस है। उसके लिए जो पहले कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट, हुँ, तो हुँ। वो क्या रेज़िडेंस उसमें नहीं होती? रेज़िडेंस बिल्कुल उसमें होती है, डिपेंड करता है कि आपने हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से लिया है। क्योंकि जहाँ से आप अगर कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, तो अगर आप जिस वक़्त वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उस वक़्त आप लेते हैं तो बाज़ औक़ात आपको किराया भी साथ-साथ देना पड़ेगा। बाज़ औक़ात ये है कि आपकी नेगोशिएशन ये चलेगी कि जिस वक़्त आप आएँगे तो वहाँ से जो है आपका किराया स्टार्ट होगा। तो काफ़ी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वो ऐसे भी होते हैं कि वो लोग कहते हैं कि नहीं जी आपको कॉन्ट्रैक्ट इश्यू कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को इश्यू नहीं किया जाएगा, लेकिन रिहाइश देने की तरफ से माज़रत। जैसे कोई इनवर्स केस सिनेरियो कोई दोस्त हो, जिसका अपना घर हो या कोई जानने वाला, वो आपको ये कह दे कि यार चलिए ठीक है मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूँ कि आपके मेरे घर का एक पोर्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको जस्ट डॉक्यूमेंट की हद पे ही रखिएगा और ये मैं किसी और को नहीं दे रहा हूँ। इस तरह के भी काफ़ी केसेज़ होते हैं। तो अगर तो आपको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है जिसमें आप रिहाइश भी यूज़ कर सकते हैं उनकी, तो वो तो उससे अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन लेट्स से कि अगर आपको इस तरह का कोई ऑप्शन मिलता है जिसमें आपने जाके फिर रेज़िडेंस ढूँढनी है, तो फिर आपको थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। लेकिन ये कोई इतना स्ट्रेसफुल काम नहीं है और मैं खुद भी फैमिली के साथ ही मूव हुआ था जब मैं स्टडी कर रहा था उस वक़्त ही। और मुझे ये लगता है कि इंसान फ़ोकस्ड रहता है बीवी बच्चों के मौजूदगी की वज़ह से। उसको एक तो जो स्ट्रेसफुल टाइम होता है ये क्योंकि नई जगह है और नए-नए मसाइल हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो आपने ज़िंदगी में पहले कभी फ़ेस नहीं की हुई और स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहले किसी और मुल्क में जाके नहीं रहे, तो उनके लिए और भी मुश्किल होता है।
तो मेरे ख्याल में पूरी फैमिली का साथ होना ये ज़्यादा बेटर है बनिस्बत इसके कि इंसान अकेला आए, अकेला स्ट्रेस में वो जिए और फैमिली उधर पाकिस्तान में स्ट्रेस में रह रही है। तो वो कोई इतना अच्छा सिनेरियो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है फिर फाइनेंशियल मीन्स हर किसी के अपने, तो इन चीज़ों को भी देखा जाता है। इसमें कोई बात रह तो नहीं गई क्योंकि मैं बहुत लंबी बात मैं करी हूँ। नहीं, नहीं, ठीक है, सफिशिएंट है। तो मेरा हमेशा ये मशवरा होता है कि अगर आप लोग फैमिली के साथ आ सकते हैं, तो फैमिली के साथ ही आएँ, अकेले मत आएँ। और खादिमा मैंने आपसे 10-12 सवाल किए हैं, आप सिर्फ़ 1 सवाल पूछ के जो है ना, आप चुप कर गए। मेरे तो ज़हन में भाई जो आपका टॉपिक है उस हवाले से एक आ गया, मैंने चलो लिया जाए। तो जब मेरा मतलब प्लान अगर किसी का बनता है तो बंदा फिर उस हिसाब से सोचे ना। तो आपका जो टॉपिक है मैंने चलो इससे भी एक सवाल कर लिया है, चलो सुनने वाले हैं वो भी चीज़ों को समझ लें कि क्या करना होता है और किस तरह से करना होता है। बिल्कुल। खादिमा एक जो है ना, आपके लिए एक सवाल आया है कि अच्छा, आफ्टर गोइंग पीआर सवाल नहीं होगा ये उसने हाँ, अपनी प्रमोशन दी है। नहीं वो आपके चैनल पे शायद आ रहा है क्योंकि मेरे चैनल पे जो है ना, मुझे आ रहा है कि if anyone of your followers want to reduce his weight free of cost in Pakistan, खादिमा ये आपके मतलब का सवाल है। जी, In all major cities, free of cost aerobic exercise अच्छा, ठीक है, उसने अपनी ठीक है। प्रमोशन दी है। हाँ, ठीक है गया, ठीक है गया। हुँ। हुँ, ठीक हो गया। तो चलें खादिम भाई आपका हम शुक्रिया के साथ ये सेशन एंड करने लगे हैं। आपको बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला इंशाअल्लाह वक़्तन-फ़वक़्तन आपको मज़ीद भी तंग करते रहेंगे। तो दुआ में याद रखिए और और चादर हो जाएँगे। खादिमा लास्ट चीज़, आपके चैनल का नाम क्या था? कि अगर कोई इंटरेस्टेड है सुनने वाला आपके चैनल पे फ़ॉलो करने के लिए, तो आपके चैनल का नाम नेचर बता दीजिए। नेचर फैला, NATURE, नेचर। ठीक है, तो इस पे जो है आप वीडियोज़ डालते हैं हेल्थ के रिलेटेड। चलिए खादिम भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और तमाम जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं हम दोनों को, उन तमाम अहबाब का शुक्रिया, जिन्होंने अपना टाइम निकाला और आज का ये जो स्पेशल एपिसोड थी, इसमें शिरकत की। तो हँसते-मुस्कुराते रहिए और हमें दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।